सेकेंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट यूनिट का पार्ट होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि जब हम लोग लिखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन, तो कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है सी एफ प्लस पी आई के इक्वल। तो जब आप सी एफ प्लस पी आई निकालते हो तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। यानी कि सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई हो जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी हम लोग सी एफ प्लस पी आई क्यों लिखते हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो मेनली फोकस करेगा कि सी एफ निकालने के लिए हमारे पास कौन से मेथड हैं और कौन से केसेस होते हैं जिनको हम सॉल्व करके सी एफ निकालते हैं। तो मेनली 4 केसेस होते हैं डिफरेंट, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो केस 1 को पहले हम लोग देख लेते हैं कि केस 1 क्या है। केस 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके समझने के लिए। when roots are distinct and real। रूट्स तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन साथ ही साथ रियल है ये। तो जब रियल रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उनके लिए सी एफ हम कैसे लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि M1 M2 और M3 ये जो है ना बी द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ एनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इनकी सी एफ वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं अभी। तो इसकी सी एफ वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी सी वन ई रेज पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेज पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई रेज पावर एम थ्री एक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने 3 रूट्स ले रखे थे, M1 M2 और M3 अगर आपको याद होगा। तो इसलिए इसके जो सी एफ की वैल्यू आएगी वो इस तरह की आएगी, हमारे सामने जो फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, फिर बाद में कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मान लो आपने कोई क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के 3 रूट्स आ जाते हैं आपके 1 3 और 6 आ जाते हैं। तो ये तीनों रूट्स जो हैं वो रियल हैं। 3 नहीं, आप कुछ और भी ले लीजिए, अदरवाइज हम लोग को लगेगा कि हम लोग सिर्फ 3 रूट्स के लिए निकाल सकते हैं। 1 3 6 7 -9 आपके सामने है। ये आपके 5 रूट्स हैं और पांचों रूट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, यानी कि ये रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो अगर इनकी सी एफ अगर कोई कह देता है आपसे लिखने के लिए तो इनकी सी एफ वैल्यू क्या हो जाएंगी। 5 रूट्स हैं तो 5 आपको कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सी वन ई पावर 1 ये पहला वाला आ जाएगा आपका 1 इंटू एक्स, प्लस सी टू ई टू पावर 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, प्लस सी थ्री 6 वाले की बारी है अब, तो ये क्या हो जाएगा ई पावर 6x, और सी फोर ई टू दावर 7x आप लिख सकते हो, वो इस 7 की वजह से हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट सी फाइव ई रेज पावर -9x कर दोगे आप तो ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से कोई भी बच्चा जो है वो सी एफ की वैल्यू लिख सकता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि सी एफ हम कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की। केस 2 को हम लोग देखते हैं कि केस 2 क्या कहता है। लेट मी टू राइट हियर केस 2। केस 2 बना हुआ है व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल है और साथ ही साथ इक्वल है। तो जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। मान लिया कि M1 M2 M3 और M4 ये 4 रूट्स हैं और चारों की वैल्यू जो है आपस में इक्वल है और चारों रियल हैं। इनके अलावा भी कुछ और रूट्स हो सकते हैं। मान लो M5 और M6 दो और एक्स्ट्रा में हम लोगों ने रूट्स ले रखा है। M5 और M6 जो रूट्स है ना वो डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं।
M1 M2 M3 M4 भी रियल तो है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो इक्वल है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चार रूट्स जो दिख रहे हैं वो आपके आएंगे केस टू में। क्यों? क्योंकि केस टू कहता है कि रूट्स जब आपके रियल हो और इक्वल हो, जबकि ये M5 और M6 जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो ये किस में आ जाएगा? ये केस वन में आ जाएगा। ठीक है, केस वन जो कि अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यहाँ पे, उसके विषय में है। तो अब हम लोग जरा देखें कि इसकी CF वैल्यू लिखने के जो तौर तरीके होते हैं वो क्या होते हैं। तो M1 से लेके M4 के लिए अगर हमें लिखना है, तो एक हम बस आपको एक मेथड बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसके पीछे का जो मैथमेटिकल लॉजिक है ना, कि कहाँ से ये आ रहा है किस रूल के तहत, वो हम लोग बाद में किसी दूसरे लेक्चर में अलग से डिस्कस कर लेंगे। आज का मेन जो पर्पज है सिर्फ ये कि हमें फार्मूला दिमाग में होना चाहिए और हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो आपके पास कुल M1 से लेके M4 तक चार रूट्स हैं और चार कांस्टेंट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो बच्चों को सजेस्ट ये करेंगे कि पहले आप C1 लिख लो, C2 लिख लो, C3 लिख लो और C4 लिख लो। ये चार कांस्टेंट आपके हो गए। ठीक है, अब x का पावर, इंक्रीजिंग पावर आप लिखते जाओ, x पावर जीरो। x पावर जीरो अगर आपसे हम पूछें क्या होता है, तो आप कहोगे x पावर जीरो वन होता है। करेक्ट। देन एक्स पावर जीरो के बाद अब बारी किसकी आती है? एक्स पावर जीरो के बाद अब बारी आती है एक्स पावर वन की, फिर एक्स स्क्वायर की बारी आती है, फिर एक्स क्यूब की आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिपीटिंग रूट्स में जहाँ पे रूट्स इक्वल होते हैं, वहां पे आप देख लो कितने रूट्स इक्वल हो रहे हैं, सबके लिए उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट आपने यूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे C1 को यूज किया, C2 को यूज किया, C3 को यूज किया और C4 को यूज किया। ये तो पहली चीज होगी। दूसरा, x का पावर बढ़ाते हुए आप लिखते हो। एक्स पावर जीरो से स्टार्ट करोगे जो कि वन होता है, फिर एक्स पे आ जाओगे, फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अगर आगे होता है तो एक्स पावर फोर पे भी जाते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। और उसके बाद ई रेज पावर, जैसे केस वन में करते थे, चूंकि M1 से लेके M4 सारे सिंबल्स जो हैं आपस में उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो आप इन चारों सिंबल्स में से किसी एक को यूज कर दो यहाँ पे M1X। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये तो हो गया केस टू, जो कि आपका इक्वल रूट्स के लिए होता है। अब M5 और M6 के लिए कोई नया केस तो आएगा नहीं। M5 और M6 क्या है? केस वन से गवर्न होंगे। तो अब तक कितने कांस्टेंट यूज किया आपने? C1 यूज कर लिया, C2 यूज कर लिया, C3 यूज कर लिया, C4 यूज कर लिया। तो अब बारी है आपकी C5 और C6 की। तो अब आ जाएगा C5 e रेज पावर M5X और C6 e रेज पावर M6X हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक नया फार्मूला बन के आ जा रहा है। और ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला आपके सामने जो है, ये है जब रूट्स जो होंगे आपके इक्वल होंगे। थोड़ा सा इसमें एक जायका लाने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे केस वन को भी कंसीडर कर लिया और इसको बना दिया आपका रियल और इक्वल, और रियल और डिस्टिंक्ट दोनों का मिक्सचर। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे थे और उसका क्या मतलब होता है। तो आइए देखा जाए एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके रूट्स जो हैं वो आए हैं 3 3 3 और 2 1 5। ये पांच छह रूट्स आपके सामने दिए हुए हैं। इन 6 रूट्स के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर CF लिखने की जरूरत होगी, तो आप CF में ये कर सकते हो कि ये तीन एक कैटेगरी में आएंगे और ये तीन एक कैटेगरी में आएंगे। ये तीन जो होंगे वो केस टू के तहत होंगे। क्यों? क्योंकि रियल है, 3 तो रियल होता है और इक्वल है, आपस में बराबर है। M1 की वैल्यू जो है वो M2 के बराबर है और M2 की वैल्यू M3 के बराबर है। और यहाँ पे M1 M2 M3 तीनों M के बराबर है। इसलिए देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखोगे तो M1 M2 M3 M4 जो फॉर्मूला में है, सबके जगह पे हमने क्या यूज किया है? कोई एक सिंबल यूज किया है। क्यों? क्योंकि 3 3 3 तीनों की वैल्यू तो कोई एक ही है, 3। तो हम क्यों M1 M2 M3 को अलग समझें? ये केवल एक सिंबॉलिक
रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। वहीं पे 215 जो है ये कहीं ना कहीं केस वन से गवर्न होगा। केस वन से कोई बच्चा चाहेगा तो इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है जी। अब जरा देखा जाए कि इसकी सीएफ वैल्यू कैसे होगी। तो अगर इसकी सीएफ वैल्यू पे आप नजर दौड़ाओगे तो यहाँ पे ये केस टू क्या कहेगा, एक C1, दूसरा C2 और तीसरा कांस्टेंट हो गया C3। और हमने कहा था इक्वल रूट्स में क्या होते हैं, एक्स का इंक्रीजिंग पावर में आप लिखते हो। तो एक्स पावर 0 से स्टार्ट करोगे, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2 ऐसे लिखोगे आप। ठीक है ना। अब होता क्या है, एक्स पावर 1 लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हम लोगों को। तो हम लोग एक्स पावर 1 ना लिख के हम लोग ऐसे कर देंगे। क्योंकि मेरे पास कितने रूट्स थे, हमारे पास 3 रूट्स थे, तो हम लोग C3 तक आएंगे। और ई पावर M1 M2 M3, M1 M2 M3 तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 3x। ठीक है जी। ये हो गया आपका केस टू से। प्लस केस वन में अगर जाओगे तो ये 2 है 1 है 5 है, तीनों रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है, तो आप लिख सकते हो C3 के बाद अब बारी आती है C4 की, e⁻2x, C5 e⁻x और C6 e⁻5x। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि केस टू को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कोशिश की कि केस वन को भी हम लोग रिकॉल कर सकें। तो हमारा जो C4 से C6 था वो केस वन के लिए था, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। उसे भी फिर से रिकॉल करने की जरूरत थी और वो हमने यहाँ पे कवर किया। तो केस टू भी समझ में आ गया होगा। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पे देखेंगे कि सी अब बच्चे कैसे लिख पा रहे हैं। अब बारी आती है केस वन की। तो हम लोग जरा देखें कि सॉरी, केस वन केस टू, और अब बारी है केस थ्री की। तो केस थ्री जो है वो है क्या, केस थ्री आपका आता है व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं रूट्स जब इमेजिनरी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से। तो पहले तो इसको फॉर्मुलेट कर लिया जाए। मान लीजिए कि, लेट मी टू चेंज द इंक। मान लिया कि जो पहला रूट्स है M1 वो है आपका अल्फा प्लस आई बीटा, और जो दूसरा रूट्स है M2 वो है अल्फा माइनस आई बीटा। ये दो रूट्स हैं आपके पास। आई मीन टू से अगर दोनों को आप यहाँ पे क्लब करोगे तो आपको आएगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ठीक है जी। इसमें जो अल्फा है वो है रियल पार्ट और जो बीटा है वो है इमेजिनरी पार्ट। अल्फा क्या है आपका रियल पार्ट, बीटा है इमेजिनरी पार्ट। अब थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस को भूल जाओ। तो अल्फा रियल पार्ट हो गया, बीटा जो हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है जी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे केसेस में हमारा सीएफ वैल्यू क्या होगा। फिर से हम बताते हैं, ये केस थ्री है जब रूट्स आपके इमेजिनरी हैं और डिस्टिंक्ट हैं। एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा विच इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अल्फा माइनस आई बीटा। तो दो रूट्स हो गए, आई की वजह से हम लोग इसको इमेजिनरी रूट्स कह रहे हैं। तो आपको रियल पार्ट देखना होगा। रियल पार्ट क्या है, अल्फा है। तो ई रेज पावर अल्फा एक्स लिख लिया। अब आपके पास दो यहाँ पे रूट्स हैं, तो दो कांस्टेंट यूज होंगे, C1 cos, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा बीटा एक्स, प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये आपका जो होगा ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये हम फिर बार बार कह रहे हैं कि ये लेमन की भाषा में हम समझा रहे हैं, सिर्फ ये कि कैसे आप फार्मूला को दिमाग में रखोगे और इसको अप्लाई करोगे। कहीं पे भी हम एक मैथमेटिकल आपको रीजन नहीं दे रहे हैं कि इसका डेरिवेशन क्या है। इसका डेरिवेशन हम लोग अलग से देखेंगे और सबका जो इजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से ये डिराइव हुआ ना। अभी हाल फिलहाल में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद समझते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसमें आपकी वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 3 आई। कितने रूट्स आपके आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं।
तो बल्कि हम ऐसे इसको लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनस को हम लोग हटा देते हैं। एक रूट आया आपका क्या, एक रूट आपका आया m1 2 प्लस 3i। अच्छा, अगर आप इमेजिनरी रूट्स कर रहे हो तो याद रखना, अगर आपको एक रूट्स आई के टर्म में मिलता है ए प्लस आई बीटा या अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट भी आपको मिलेगा। तो m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा 2 माइनस 3i। ये दो रूट्स मिल गए। और भी कुछ ले लेते हैं हम लोग, m3 को ले लेते हैं। m3 क्या है, m3 आपका मान लो -1 प्लस 4i है, और इसका कॉन्जुगेट भी मिलेगा। हमेशा कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट जरूर मिलता है, यानी कि पेयर में आपको रूट्स मिलते हैं। तो -1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, -4i। रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा लेकिन चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखोगे, आप मर्ज करके लिखोगे, क्लब करके लिखोगे, तो ये दोनों को आप लिख सकते हो 2 2 प्लस माइनस 3i। और इन दोनों को अगर आप क्लब करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस -4i। तो इस तरह से अगर देखोगे तो दो रूट्स हम लोगों को यहाँ से मिल रहे हैं। हमेशा हमने बताया पेयर में मिलता है, प्लस मिला तो उसका कॉन्जुगेट भी मिलेगा। और दो रूट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ये भी कॉन्जुगेट में मिल रहे हैं। लेकिन कुल मिला के चार रूट्स हैं m1 से लेके m4 तक, और सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और सभी इमेजिनरी हैं। तो इसकी सीएफ वैल्यू जो होगी वो कैसे लिखेंगे, उसको अब हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं। सीएफ फॉर्मूला क्या कहता है, आप अल्फा को पहचानिए। व्हाट इज अल्फा, इन द वेरी फर्स्ट रूट 2, और बीटा क्या है 3। आप साइन को भूल जाइए, प्लस है कि माइनस है बीटा। तो जो शुरू के दो रूट्स हैं आपके प्लस माइनस, जो कि एक साथ पेयर में मिले थे, उसमें अल्फा जो है 2 और बीटा जो है 3 है। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, e टू द पावर अल्फा। तो लेट मी टू राइट हियर, e पावर अल्फा हमारा है 2x, यहाँ पे अल्फा क्या है 2x, C1 cos बीटा क्या है 3, तो 3x हो गया, प्लस C2 sin 3x। सेम फार्मूला हम लोग यूज कर दे रहे हैं। अगर आपने cos वाला लिख लिया ना, तो सिर्फ कांस्टेंट का नाम बदल दीजिए। अगर cos में ये ऐसा है तो sin में भी वैसा ही वैल्यू आपको मिलेगा बीटा एक्स के साथ। बाई वन गेट वन फ्री ऑफर चलता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे, ये दो रूट के लिए दो कांस्टेंट आ गए यहाँ पे C1 C2। अब हम लोग बात करते हैं बाकी जो दो रूट्स हैं उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा क्या है इस पेयर ऑफ आइटम में, -1। बीटा क्या है 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई रेज पावर -x, -1 इंटू एक्स करोगे आप। और C1 C2 ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, तो अब बारी है C3 cos, और यहाँ पे बीटा क्या है, बीटा 4 है, तो 4x प्लस C4 साइन 4x। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो आ गया, ये आ गया आपका CF की वैल्यू। तो हमारे पास ये पूरे CF पड़े हुए हैं, और हम लोग ने कैसे इस एग्जाम्पल को यूज किया ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग एक और केस लेते हैं, और एक तरह से ये केस जो होगा ये पूरी तरीके से इस CF वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर देगा। तो अब अगला केस जो है वो है आपका केस नंबर 4। केस नंबर 4 जो है ये कहता है व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी तो केस 3 भी था, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी तो है लेकिन इक्वल हैं। तो हमें ये देखना है कि जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं और इक्वल होते हैं तो हमारा फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है जी, तो हम लोग जरा कोशिश करते हैं इसको समझने की। मान लिया कि पहला रूट जो है और दूसरा रूट जो है वो दोनों ही अल्फा प्लस आई बीटा है, और M3 और M4 जो है वो भी रिपीट कर रहे हैं। अब देखो, अल्फा प्लस आई बीटा मिला तो इसका कॉन्जुगेट तो मिलेगा ही। कितने बार मिला मेरे को, M1 M2 दोनों की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा है,
तो दोनों की वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा में भी मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट मिलता है हमेशा, कॉम्प्लेक्स जब भी आता है ना पेयर में आता है, तो मेरे को अल्फा माइनस आई बीटा भी मिलेगा। तो कुल रूट्स की संख्या अगर आपको हम कह दें काउंट करने को, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, 4 रूट्स हैं। लेकिन चारों क्या हैं? आपके कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं। इसमें से दो रूट जो हैं शुरू के M1 M2 वो एक कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और M3 M4 भी इक्वल हैं। तो कुल 4 रूट्स हैं आपके पास। ऐसे आपको समझना है। रियल रूट अगर देखा जाए, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो। कुल मिला के हमें अगर इन दोनों को देखो आप केवल, तो आपको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मिल रहा है। कुल कितने मिल रहे हैं आपको? अल्फा प्लस आई बीटा। तो अगर अल्फा प्लस आई बीटा देखोगे तो आपको 2 टाइम्स मिल रहा है। 2 टाइम्स, दो बारी आपको अल्फा प्लस आई बीटा मिल जा रहा है, यहाँ से अल्फा प्लस आई बीटा। और दो बारी आपको अगर यहाँ देखोगे तो दो बारी आपको अल्फा माइनस आई बीटा मिल जा रहा है। तो प्लस माइनस की वजह से दो, और यहाँ 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4। तो आपके पास 4 रूट्स तो ही हैं। इस तरह से लिखने का फायदा ये होता है आपको कि आप आराम से अपने अल्फा और बीटा को आइडेंटिफाई कर लेते हो। अब आप लिखोगे कैसे? लिखोगे ऐसे आप कि आपने करना क्या है, सी एफ वैल्यू लिखना है। तो हमें बस ये देखना है कि इसमें अगर केस थ्री और केस टू को अगर क्लब कर दिया जाए, ध्यान से समझना। केस टू क्या था? रूट्स रियल होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट केस टू से चुरा लो, और केस थ्री से इमेजिनरी रूट्स वाला चुरा लो। तो इन दोनों को क्लब करोगे, केस फोर अपने आप मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, व्हाट इज द रियल पार्ट? ई पावर अल्फा एक्स। ये तो हो गया। अब होशियारी इसमें आती है कि आप कॉम्प्लेक्स वाला कैसे लिखते हो। आपके कितने रूट्स हैं? M1 से लेके M4 तक अगर आप काउंट करोगे 4 रूट्स हैं। कांस्टेंट कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो आपने कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट में केस थ्री में देखा था कि जो कांस्टेंट होते हैं C1 C2 वो कॉस और साइन में आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो जब वहां पे दो थे पेयर में आइटम, अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, तो C1 और C2 C1 कॉस को दे देते थे और C1 साइन को दे देते थे। यहाँ पे 4 आपके कांस्टेंट हैं, क्योंकि 4 आपके रूट्स हैं। तो जितने रूट्स रहेंगे उतने ही कांस्टेंट रहेंगे। तो 4 कांस्टेंट हैं, उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो C1 और C2 चले जाएंगे किसके साथ? C1 और C2 चले जाएंगे कॉस वाले के साथ। और C3 और C4 किसके साथ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे आपके साइन के साथ। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अब कॉम्प्लेक्स के रूट्स लिखने के तरीके क्या होते हैं? जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो है बीटा, तो हम लोग बीटा एक्स लिख देंगे। जो कॉस में लिखा वही साइन में भी कर देना है, बीटा एक्स। ये हो गया। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए। ब्रैकेट सही से नहीं आ रहा था, इसको हमने डिलीट कर दिया। बीटा एक्स अब सही है ये बिल्कुल। अब आपको देखो रूट्स जो है इक्वल हैं, M1 और M2 जो है इक्वल रूट्स हैं। तो C1 और अगर केस टू देखोगे, इक्वल रूट्स में क्या होते हैं? एक्स का पावर बढ़ता हुआ जाता है, एक्स पावर 0 एक्स पावर 1। करेक्ट? इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक्स पावर 0 एक्स पावर 1 हो जाएगा। C3 और C4 ये किनके लिए? ये इनके लिए है। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि एक्स पावर 0 होता क्या है? एक्स पावर 0 जो होता है 1 हो जाता है। एक्स पावर 1 क्या होता है? एक्स होता है। इस तरह से एक्स पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ से हटा दें। एक्स पावर 1 क्या होता है? एक्स होता है। तो कुल मिला के ये मेरा जो एक फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है वो केस 4 का होता है। तो इस तरीके से केस 4 को भी हम लोग ने देखा कि कैसे लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा जब हमें केस 4 को अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मान लिया कि कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और उस क्वेश्चन में आपको आ जाता है 3 + -4i। ठीक है जी। और आपको आ जाता है
2 प्लस माइनस 5i, और आपको आ जाता है 7 प्लस माइनस 5i। ये आपका आ जाता है। इसमें से कुछ चीजें को हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा लेंदी करना ज्यादा ठीक नहीं है। हम लोग ऐसा कर देते हैं यहाँ पे कि ये 3 प्लस माइनस 4i जो आपका आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है 3 टाइम्स, करेक्ट। और ये जो है ये सिंगल टाइम आता है, ये दो बारी नहीं आता है, ये आपका सिर्फ एक बार ही आता है। सिर्फ एक बार ही आपका आ रहा है 3 प्लस माइनस 5i। तो अब जरा समझने की जरूरत है, दोनों ही क्या है आपका, आप चाहे इसको देखो तो ये भी इमेजिनरी रूट्स है आई की वजह से, ये भी इमेजिनरी रूट्स है। तो आपको पता चल गया 1 से 4 तक केस 3 और केस 4 से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन केस 3 और केस 4 किस में लगेगा, ये अब आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स तो हैं आई की वजह से, लेकिन 3 टाइम्स यानी रूट्स रिपीट कर रहे हैं, इक्वल हैं। 3 बारी आपको 3 प्लस 4i मिलेगा, और 3 बारी आपको 3 माइनस 4i मिलेगा। यानी टोटल 6 रूट्स मिल रहे हैं, और 3 रूट्स एक तरह के, 3 रूट्स एक तरह के, यानी रूट्स रिपीट कर रहे हैं, इमेजिनरी भी है और इक्वल भी है। यानी ये कौन सा है, ये होगा केस 4। ऐसे एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2 प्लस 5i एक बारी है, 2 माइनस 5i भी एक बारी है। यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई इक्वल रूट्स नहीं है, और आई की वजह से ये क्या है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट है। इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट किस में होता है, केस नंबर 3 में होता है, क्योंकि इमेजिनरी 3 और 4 में होता है। 4 इक्वल के लिए होता है, 3 डिस्टिंक्ट के लिए होता है। तो हमें केस 3 और केस 4 को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो अब जरा हम लोग लिखते हैं सीधे कि सी एफ वैल्यू होगी क्या। तो लेट मी टू राइट द सी एफ वैल्यू। पहले तो केस 4 को देखते हैं हम लोग कि केस 4 में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा, व्हाट इज अल्फा। अल्फा अगर आप देखोगे तो अल्फा आपका यहाँ पे 3 है, और बीटा क्या है, 4 है। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। आपके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप इससे देखोगे तो आपका हो जाएगा e टू द पावर 3x, अल्फा एक्स होता है। केस नंबर 4 को हम अप्लाई कर रहे हैं, केस नंबर 4 अभी हम लोग ने यहाँ पे लिखना सीखा है, ठीक है जी। तो ई पावर दिस, कितने टाइम्स आपके रूट रिपीट कर रहे हैं, 3 टाइम्स रूट रिपीट कर रहे हैं। प्लस वाला भी 3 टाइम्स, माइनस वाला भी 3 टाइम्स, यानी 6 रूट्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं। 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 कॉस के साथ 3 कांस्टेंट, साइन के साथ 3 कांस्टेंट करना है हम लोगों को। कॉस के साथ 3 कांस्टेंट जाने वाला है, और साइन के साथ भी 3 कांस्टेंट जाने वाला है, ठीक है ना। तो एक्स के इंक्रीजिंग पावर में भी जाएंगे क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, तो c2x c3x²। और हमें क्या करना है यहाँ पे, कॉस बीटा। बीटा अगर देखोगे तो क्या है, बीटा 4 है यहाँ पे। बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4x। जो कॉस के साथ हुआ वही चीजें अब साइन के साथ में मिलेगी। तो c1 c2 c3 यूज कर लिया, तो अब 3 और कांस्टेंट बच गए, c4 c5, x का पावर बढ़ाते जाइए, c6x²। और जो कॉस में लिखा है वही साइन में लिख दीजिए। ये हो गया आपके इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये कितने कांस्टेंट मिल गए, C1 से लेके C6 तक अगर काउंट करोगे तो आपको टोटल 6 कांस्टेंट मिल गए। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो 3 और प्लस माइनस 2, 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 3 6। तो 6 कांस्टेंट आपके पहले वाले जो रूट्स हैं उनसे मिलने वाले थे, और 6 कांस्टेंट मिल गए। अभी भी कुछ चीजें बची हुई है, वो क्या बचा हुआ है, यहाँ से देखो आप, ये अभी भी 2 रूट्स बचे हुए हैं, और ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। एक प्लस है, एक माइनस है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है कहीं पे, और इमेजिनरी है। तो केस 3 सब लिखना है। C6 तक लिख लिया, तो अब किसकी बारी है, C7 और C8 की बारी है। किसकी बारी है, C7 और C8 की बारी है। लेकिन थर्ड केस में हमें फिर से अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा अब हम लोग का क्या है, अल्फा है 2, और बीटा क्या है, बीटा है 5। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे e पावर अल्फा x 2x, और ब्रैकेट के अंदर लिख दें क्या,
C7 कॉस, बीटा क्या है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं बीटा यहाँ पे 5 है, तो 5x प्लस C8 साइन 5x। ये हो गया केस 3 से। तो इस तरीके से आप CF को लिख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द ऑल द 4 केसेस ऑफ CF। ठीक है ना। तो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर किसी बच्चे को निकालना है तो इस तरीके से कर सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इजकल टू 0। तो सबसे पहला काम तो CF निकालने से पहले ही होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो ये फंक्शन है ना ऑपरेटर का, ये ऑपरेटर का फंक्शन है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो जहां जहां ऑपरेटर है वहां वहां डी की जगह एम लिख दीजिए। आपको क्या करना है कि डी को रिप्लेस कर देना है एम से, और वाई जहां है उसको 1 आप मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल, या वाई को आप इग्नोर कीजिए, वाई को स्किप कीजिए, और जहां जहां आपको डी दिख रहा है ब्रैकेट में सब जगह पे एम से रिप्लेस कर दीजिए। एम स्क्वायर प्लस 1, मेक इट इक्वल टू 0। दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी जो आज के हम इस सेशन में पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एक लेमन की भाषा ये मानते हुए कि पीछे के कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस किए जा चुके हैं। इन सब के पीछे मैथमेटिकल रीजन और लॉजिक होती है जो कि हम लोग उस सेशन में कवर करेंगे जब हम लोग आएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। आज बस एक क्यूरियोसिटी आपकी जगानी कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो ये फंक्शन ऑफ डी है ना, उस फंक्शन ऑफ डी में जो ब्रैकेट में लिखा है उसमें डी की जगह पे आप एम लिख देते हो और वाई को इग्नोर कर देते हो और इजकल टू राइट हैंड साइड को 0 दिखा देते हो, तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलते ही आप क्लास 9th के स्टैंडर्ड पे आ जाते हो। क्लास 9th में क्या था, क्लास 9th में था कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम में, तो इसके 2 रूट्स होंगे। आपको कुछ नहीं आता तो आप सीधा 4 का रूल लगाइए, अदरवाइज ये तो सिंपल है। एम स्क्वायर इजकल टू -1 करोगे और m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस माइनस रूट ओवर -1, जो कि बराबर हो जाएगी प्लस माइनस आई के। अगर आप इसको थोड़ा सा सजा के लिखना चाहते हो तो 0 प्लस माइनस आई लिख सकते हो या 1 आई लिख सकते हो। सब रिजल्ट आपस में इक्विवेलेंट है। यहाँ से अगर किसी बच्चे से पूछेंगे अल्फा क्या है तो वो कह देगा 0 अल्फा है, बीटा क्या है तो 1 कह देगा बीटा है। तो वंस यू हैव अल्फा एंड बीटा, तो हमें ये पता करना होगा कि कौन से केस से होगा। तो आपका एक 0 प्लस आई है, एक 0 माइनस आई है, प्लस आई माइनस आई, इमेजिनरी है और डिस्टिंक्ट है, तो केस नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन में बस यही पहचानना है कौन से केस से आपको करना है। तो सीधे अब आप CF लिख दो। CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा e टू द पावर अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा इज 2, तो 0x, और ब्रैकेट में 2 कांस्टेंट है, एक प्लस आई है एक माइनस आई है। देखो 2 कॉन्स्ट यहाँ पे आपके रूट्स हैं, तो दोनों इमेजिनरी हैं, तो हमारे पास 2 कांस्टेंट आएंगे। एक C1 कॉस के साथ आएगा, 2 है तो डिवाइड कर दो, एक जाएगा कॉस के साथ एक जाएगा साइन के साथ, तो C1 कॉस के साथ और C2 साइन के साथ। अब इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो एंगल के रूप में आता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, यहाँ पे देखो 1 है, तो हम लोग cos 1 इंटू एक्स और sin 1 इंटू एक्स कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये CF की जो वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सा और भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो पावर 0x जो होता है वो हो जाता है 1, तो आपको मिलेगा C1 cos x C2 sin x, ये CF आ गया। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में चूंकि हम लोग को कहा गया है सॉल्व करने को, तो PI क्या होगा आज के डेट में बस याद कर लो। अगर राइट हैंड साइड अगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का 0 होता है तो PI की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड जिसको हम लोग Q कहते हैं वो 0 है। जब भी राइट हैंड साइड 0 होगा तो PI की वैल्यू 0 होगी। अभी बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जब हम लोग CF और PI को अलग अलग समझेंगे तो फिर वहां पे देखेंगे। करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं एक ही फॉर्मूला हम लोग ने रटा था, वो क्या था, CS इजकल टू CF प्लस PI होता है। तो आपका जो CS जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा जो मेन उद्देश्य था इस क्वेश्चन में वो सॉल्व करना था। सॉल्व करना मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं।
तो यहाँ पे सी एस मतलब कंप्लीट सोल्यूशन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी एफ एंड पी आई। तो सी एफ भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में निकला है यहाँ पे देखो। तो सी एफ आपने निकाला है सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। पी आई तो जीरो है यहाँ पे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल along with the constant। कितने कांस्टेंट यूज हुए, C1 और C2 दो कांस्टेंट यूज हुए। अब जरा एक चीज थोड़ा सा याद कर लेना बिल्कुल, कि जितने कांस्टेंट होंगे ना उतना ही पॉलिनोमियल जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला है उसकी डिग्री होगी। डिग्री कितनी है, दो। और जितने डिग्री होंगे उतने ही ऑर्डर रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कितना ऑर्डर था, दो। ठीक। कितना पॉलिनोमियल की डिग्री आई, दो। और कितने मेरे पास कांस्टेंट आए, दो आए। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि किसी भी लेवल पे जाके बच्चा क्रॉस चेक कर सकता है कि उसने क्वेश्चन को सही किया है गलत किया, और हमारा ये सोल्यूशन मिल जाता है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट मी टू टेक अनदर क्वेश्चन। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रेज पावर 5। और एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन ले लेते हैं रेज पावर 6। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू जीरो। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका मतलब। तो अभी अगर देखोगे यहाँ पे सोल्यूशन में इसके, तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो हम लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जहां जहां डी है वहां पे एम से रिप्लेस कर दो, और आप बाकी चीजें क्या करनी है, आप वाई को स्किप कर दो। तो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इजकल टू जीरो। इसको जीरो की इक्वेट कर दो, ठीक है ना। ये हमने बार बार बताया पीछे भी कि कैसे क्यों ऐसे लिखते हैं एम के टर्म में, क्यों वाई को स्किप करते हो। इसका लॉजिक जब हम डेरिवेशन दिखाएंगे अलग से एक सेशन में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल में बस इतना समझना था। अब इसे सॉल्व करना है। इसका मतलब होता है कि या तो पहला वाला जो आपने लिखा है ये जीरो होगा, या सेकेंड वाला टर्म जो लिखा है बीइंग प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, सेकेंड वाला जो होगा इसका पावर 6 भी था जो हम मिस कर गए थे, या तो ये जीरो होगा। ठीक है ना, ये दो चीजें जीरो होंगी। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लिख रहे हो इसको, तो इसका मतलब होता है एम स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो एक बारी लिखोगे, दो बारी लिखोगे, ऐसे करते करते 5 टाइम्स अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इस एम स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रेज पावर 5 हो जाएगी। और इन पांचों की जो प्रोडक्ट है वो जीरो है। तो या तो ये जीरो के बराबर होगा, या तो ये जीरो के बराबर होगा, या तो ये जीरो के बराबर होगा, या बीच के जो दो कड़ी होंगे वो जीरो के बराबर होंगे। तो अलग अलग देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि कोई भी पांचों में से एक बार में जीरो के बराबर लिया जा सकता है। तो उससे फायदा क्या आपको होने वाला है, उससे फायदा ये होने वाला है कि अगर एक इनमें से कोई जीरो के बराबर होगा, ये जीरो के बराबर होगा, तो ये आपको क्या दे देगा, एम स्क्वायर इजकल टू टू स्क्वायर मतलब 4 होता है तो -4 दे देगा आपको। तो एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव का अंडर रूट लेते हो तो -1 जब अंडर रूट में आता है तो आई को वो देता है, तो 2i हो गया। ये यहाँ से हो गया। अब उसी तरीके से आपको क्या करना है, राइट जो सेकंड वाला पार्ट है। अच्छा, ये +-2i तो हमने केवल एक बेस को लेके सॉल्व किया। ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज वी आर गेटिंग हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स, तो ये हमारा 5 टाइम्स हो गया, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक बेस ले लो, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इजकल टू जीरो। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये एक्चुअली एम प्लस वन का होल स्क्वायर इजकल टू जीरो है। और ये एम प्लस वन जो है, एक बारी लोगे बेस तो एम इजकल टू -1 मिलेगा, और यहाँ पे दो बारी है तो -1 दो बारी मिला। लेकिन कुल कितने टाइम्स है, कुल अगर देखोगे तो 6 टाइम्स है। तो ये -1 6 टाइम्स है टोटल। तो अभी इसको हमें पूरा 6 टाइम्स करना होगा। यानी -1 अपने आप में कितना है,
6 इंटू 2 यहाँ पे मिला 12, तो मेरे पास कितने हैं -1, हाउ मेनी टाइम्स 12 टाइम्स, 12 टाइम्स जो है वो हमारा -1 मिल रहा है। -1 लिखते जाओ, और ये 12 बार आपको जाके लिखना पड़ेगा, तब जाके -1 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुल कितने रूट्स हो गए 12, और यहाँ पे 5 इंटू 2, क्योंकि प्लस माइनस मिल रहे हैं 2, प्लस माइनस 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 10, तो 10 रूट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, और यहाँ से आपको कुल 12 मिल रहे हैं। यानी आपके टोटल रूट्स की संख्या जो हो रही है 22 हो जा रही है। तो जरा देखा जाए क्या ऑर्डर भी 22 था। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे तो आपको यहाँ पे 5 इंटू 2 10 हो गया, 6 इंटू 2 जो हो गया ये 10 आपको हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 12, 22 बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम जरा देख रहे हैं कि रूट्स जो पॉलिनोमियल है ऑक्सिलरी क्वेश्चन में वहां से कितने मिल रहे हैं। जितना ऑर्डर मिलेगा उतने ही यहाँ पे आपको पावर मिलेगा, तो 5 इंटू 2 यहाँ पे भी 10 मिल रहा है, 6 इंटू 2 12 मिल रहा है, यहाँ पे भी अगर आप ऐड करोगे तो ये 22 ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे रूट्स की संख्या भी हम लोग देख रहे हैं तो 22 ही मिल रहा है। यानी कहीं पे भी कोई भी टर्म हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं। अब बस हम लोगों को ये समझना है कि कैसे हम लोग सी एफ लिख पाएंगे। ये कहाँ से होगा, यहाँ पे देखो 0 प्लस आप चाहो तो 2i लिख सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा 2। तो आपको अब ये देखना है कि ये कितने टाइम से इमेजिनरी रूट्स तो है, केस नंबर 3 या 4 में से कोई एक होगा यहाँ पे। चूंकि ये 5 टाइम्स है, इक्वल रूट्स है, 5 बार ही आपको +2i मिल रहा है, 5 बार आपको -2i मिल रहा है, यानी केस 4 इक्वल रूट्स, यहाँ पे केस 4 लग जाएगा। यहाँ पे अगर आओगे तो -1 है 12 टाइम्स, -1 रियल है, रियल के लिए केस 1 और केस 2 होता है, और 12 टाइम्स, 12 टाइम्स इक्वल आपको रूट्स मिल रहे हैं। तो ये केस 1 होगा या केस 2 होगा, तो बच्चों से पूछने पे केस 2 वो बताएंगे। तो हम लोग को केस 4 और केस 2 से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग केस 4 को लगाते हैं, ई रेज पावर अल्फा, अल्फा इज 0x हो गया, एंड देन कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आपको मिल रहा है प्लस वाला, और 5 टाइम्स मिल रहा है आपको माइनस वाला, यानी टोटल कितने मिल रहे हैं 10 रूट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो 10 को डिवाइड 2 करोगे तो 5 जाएगा, 5 कांस्टेंट आपको कॉस को दे देना होगा, 5 कांस्टेंट साइन को दे देना होगा। इक्वल रूट्स हैं, तो C1 x का पावर बढ़ता जाएगा, C2 C3 C4 और C5 आपने ऐसे लिख लेना है, C5 तक लिख लिया आपने। और यहाँ पे लिख लीजिए आप cos, व्हाट इज बीटा, बीटा इज 2x, करेक्ट। इस तरह से 5 आपको कांस्टेंट देने हैं साइन के साथ। तो C5 के बाद आता है C6, C7 x का पावर बढ़ाते जाओ, C8, और यहाँ पे आ जाएगा C9, और आपके साथ आ जाएगा C10 x⁴ और साइन 2x आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये -1 जो है वो आपके पास कितने हैं, ये 12 टाइम्स है केस 2 से। केस 2 क्या कहता है कि C10 के बाद आप यहाँ पे C11 C12 x का पावर फिर बढ़ाते जाओ, C13 एक्स का पावर बढ़ाते जाओ, C14 एक्स का पावर बढ़ाते जाओ, C15 एक्स का पावर बढ़ाते जाओ। कहाँ तक जाना है हमें, हमें 22 तक पहुंचना है टोटल। तो C15 के बाद अब लिखते जाइए अपने आप, C16 C17 C18 C18 और C19, बस खत्म होने वाला है, C20, और यहाँ पे आ जाएगा C21, और लास्ट में आ जाएगा C22 x⁻11। ई रेज पावर आपका क्या आ जाएगा, ई रेज पावर -1 यहाँ आपने निकाला था, तो -1x आ जाएगा। दिस इज सी एफ वैल्यू। सी एफ आ गया तो आज भी पी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना है सी एफ प्लस पी आई, और बच्चों यही मेरा जो होगा y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। बस आपको जो ये सी एफ लिख रखा है इसको पूरा यहाँ कर दो, पी आई तो 0 ही है यहाँ पे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पी आई क्यों 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो अल्टीमेटली ये आपका सोल्यूशन आएगा। तो लेट मी टू स्टॉप हियर। आज का सेशन जो है यही खत्म होता है। आई एम श्योर कि आपको सब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी।